मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई ये कहानी अपनी करनी। जय हिंद। ओहरे मेरे जीवन कर्मों की वजह से आज मैं इतना अभागा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर आज अपमान भी हंसता होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया। एक साल पहले इतना किस्मत वाला था कि मैं कहूँ क्या कहूँ, आराम की जीवन, अच्छी सेहत, पत्नी और 2 प्यारे बच्चे, ऊंचा घराना, उस पर पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैंने खुद ही ऐसी हालत कर ली है। एक इंसान को जो कुछ भी चाहिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, वो सब मेरे पास था। मैं अब किसी योग्य नहीं, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ की कदर नहीं की। मेरे जीवन में ऐसी महिला थी जिसने मुझसे कभी लाख बुरा होने के बाद भी कुछ बुरा नहीं कहा, अभी गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा कि दीवानगी के नशे में चूर होकर उसे इज्जत नहीं की, उसे तड़पाया, रुलाया और मन ही मन खूब जलाया। उफ, उसे कितना धोखा दिया और अंधेरे में रखा। देर रात तक आते हुए न जाने कितने बहाने बनाए, रोज नई कहानी बना लेता था। क्या वो मेरे झूठे प्यार के दिखावे को नहीं समझती होगी? मेरा झूठ फरेब क्या छिपा कर सकता था? भले ही वो अच्छी वो भोली थी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं थी। जितना झूठा था वो उतनी सच्ची। मैं इतना गलत व्यवहार करता था, वो उतना अच्छा व्यवहार करती थी। दुनिया के सामने हमारे रिश्तों का मजाक उड़ाना पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरे व्यवहार का जिक्र लोगों के सामने कभी नहीं करती थी। शायद उसे हमेशा लगता था कि मेरे एक दिन सुधर जाऊंगा और मेरे सिर से वो नशे उतर जाएगा। काश वो इतनी अच्छी ना होती, वो अपने हक के लिए मुझसे लड़ती। इसी बीच एक दिन मैं आनंद वाटिका मछलियों का करतब देखने गया। वहाँ मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर गई। वो फूल तोड़ रही थी, उसे कपड़े के मेले थे और वो छोटी उम्र की लड़की थी, जिस वजह से ताजगी भरी लग रही थी। इससे अलावा उस लड़की ने मेरी कोई खास बात नहीं थी। कुछ ही देर तक उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और इस तरह से नज़रें फेरी जैसे वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने इतने परेशान होकर धीरे धीरे उन फूलों की झाड़ियों के पास पहुंच गया और खुद भी फूल चुनने लगा। मुझे देखते ही माली वो बेटी बाग के दूसरी दिशा के जाकर फूल चुनने लगी। उसी दिन मैं उस रोज़ उस आनंद वाटिका से जाने लगा। मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था, बस कुछ पाने का मोह मुझे वहाँ खींच कर ले जाता था। मैंने रोज़ उस रूप बदल कर वहाँ जाता, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता, देखती भी नहीं थी। इस योजना से जब काम नहीं चला तो मैंने नई तरकीब सोची। अगले दिन मैं अगले बुलडॉग टॉमी के साथ आनंद वाटिका गया। जैसे ही वह लड़की का अपने आंचल में फूल भरकर बाग में जाने लगी, मैंने अपने टॉमी को उसकी तरफ जाने को इशारा किया। वो बुलडॉग टॉमी भौंकते हुए जैसे इसकी उस लड़की की ओर दौड़ा और वो अपने पीछे कुत्ता देकर खींचते हुए तेजी से भागी और कुछ ही दूरी पर गिर गई। मैं भी फटाफट छठी लेकर वहां गया और अपने टॉमी को 1-2 मार लगा दी। उसके बाद फूलवती के आंचल से जमीन पर गिरे फूलों को समेटकर उसे हाथों से पकड़कर बैठा दिया। फिर उससे दुखी होकर पूछा कि तुम्हें लगी तो नहीं? यह बुलडॉग बदमाश हो गया है, इसमें काटा तो नहीं? उसने लड़की को दुपट्टे से मुंह को ढकते हुए कहा कि तुमने समय पर आकर बचा लिया, वरना ये मार ही डालता। अपनी तरफ उससे सुनकर मन को अच्छा लगा और दिल जोर से धड़का। मैंने मन में हुआ कि यह तरीका काम कर गया। उस दिन से मैं उस फूलमती के मेरी बातें सुनी शुरू हुई। उसके बाद मैंने जाल फैलाया, बातें रची और न जाने क्या क्या किया। इस सब तरकीबों के बारे में दिल फेंक किस्मत के सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं उस लड़की के सौंदर्य पर प्रभावित था, क्योंकि मेरी पत्नी इंदु ने सुंदर को हो ही नहीं सकती थी। फिर भी न जाने क्यों मैं उस फूलमती धसी हुई लड़कों आँखों को लोगों पर फिदा हो रहा था। होते होते खुद मोहब्बत के जाल में फंस गया। घर बार मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे इस प्रेम के बारे में किसी को खबर ना हो, इसलिए मैं घर की इंदु से काफ़ी प्यार से बातें करता था। इस नाटक का एक ही कारण था कि मैं अपनी हरकत को इसके पीछे छिपा सकूं। वक्त के साथ मैंने एक नाटक बंद कर दिया और घर व पत्नी की ज़रूरतों को मोड़ लिया। सच कहूँ तो पत्नी ने कुछ भी कहते हुए डर लगता था कि कहीं उसने मन की बात जुबान पर ना आ जाए। यूँ तो मैं कभी भी दोहरी
जौहरी की दुकान गया नहीं था, लेकिन अब मेरा वहाँ जाना भी होना लगा। मेरा वक्त, पैसा, सब कुछ सिर्फ फूलमती का ही था। एक दिन हमेशा की तरह शाम के समय आनंद वाटिका में घूम रहा था, तभी मैंने फूलमती को देखा। वो मेरे दिए गहने और रेशम की साड़ी पहनकर फूल तोड़ रही थी। उस वक्त राजा भी कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। फूलमती राजा को पहचानती थी, इसलिए तेजी से झाड़ी की तरफ छिप गई। उस वक्त महाराजा को जाना तो था पानी के कुंड के पास, लेकिन वो बाग की तरफ ही चले गए। वहां उन्होंने झाड़ी से छिपे फूलमती को छिपते हुए देखकर गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? समय आनंद वाटिका का सारे लोग मेरी तरफ ही देखने लगे। मुझे भी लगा कि झट के जवाब देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा, महाराज, ये यहाँ की माली की बेटी है। यह सुनने से राजा की बिगड़ गए। उन्होंने पूछा, ये माली की बेटी है? इसके कपड़े, गहने, इन सबको देखकर कहाँ से लग रहा है कि ये माली की बेटी है? तभी माली भी वहाँ पहुँच गया और उसने जवाब में कहा, साहब, यह मेरी ही बेटी है। राजा ने गुस्से से पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी? माली ने बताया, 5 रुपये। फिर राजा ने पूछा, क्या यह शादीशुदा है? माली जवाब में बोला, नहीं। यह सुनने के बाद महाराजा ने नाराज होते हुए कहा, इसका मतलब तू चोरी करके इसे ये गहने और रेशम की साड़ी देता है? अभी मैं तेरी शिकायत पुलिस से करता हूँ। कमाता है 5 रुपया और बेटी को गहनों से लदा रखा है। महाराजा के पैर पर गिरकर माली बोलने लगा, साहब, मेरी वफादारी पर सवाल मत उठाइए। ये सब लड़की की ही हरकत है। आजकल ये बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी है। इससे मेरी नाक कटा दी है। वहाँ से ही इसे ये सब कुछ मिला है। आज आप जानते ही हैं कि अमीर लोग कैसे होते हैं। इतना सब सुनने से महाराजा ने जोर देते हुए पूछा, क्या इसका संबंध किसी सरकारी नौकरी के साथ है? माली ने जवाब में कहा, हाँ। फिर महाराजा बोले, जब भी मैं तुमसे उसका नाम पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। वो सिर झुकाते हुए कहने लगा, बिल्कुल महाराज, सच को किसी बात का भय नहीं होता है। आप जब भी पूछेंगे मैं नाम ज़रूर बताऊंगा। उस समय मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। मन में हुआ कि आज ही राजा के सामने मेरी राज खुल जाएगा और बदनामी होनी पक्की है। लेकिन महाराजा ने अपने दरबार के कार्यकर्ताओं को इज्जत को यूं सरेआम उछालना ठीक नहीं जाना और नाम बाद में पूछने की बात कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर महल चले गए। तभी मैं अपने घर पर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल पूछताछ करने लगी जासूस महिला लग रही थी, जो चेहरे पर नकली भोलापन लेकर चलती थी। मैंने अंदर जाता ही पत्नी से पूछा, कौन थी वो? उसने बताया कि एक भिखारन थी। मेरे मन में हुआ कि वो ऐसी ही तो लग नहीं रही थी। मैंने गुस्से में कहा, वो भीख मांगने आई थी या तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। मेरी पत्नी ने मुझ पर तंज कसते हुए कहा, आजकल अंदर से कौन कैसा होता है किसी को थोड़ी पता चलता है। वो भीख मांगने के लिए आए थे और मैंने दे दी। वो कैसी नहीं, किसकी जांच नहीं की। मैंने तो नाराज होकर पत्नी का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो, जो भी है सच सच मुझे बता दो। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ और मुझे अपनी इज्जत किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। तुम्हारे बात करने से तरीके से ही मुझे समझ आ रहा है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी वो रोते हुए बोली, तुम मुझ पर शक मत करो। मैं उस महिला की बात में आ गई थी और घर का पूरा हाल बता दिया। मेरा गुस्सा कम हुआ और मैंने इंदुमती से पूछा, आखिर क्या हाल बता दिया तुमसे? उधर से जवाब आया, सब कुछ। तुम्हारे घर में यूं मूड
मुंह मोड़ना, लापरवाही, बेवफाई, किसी चीज़ की फिक्र ना करना, मैंने सब उसे बता दिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि घर चलाने के लिए तेरे सारे गहने बिक गए हैं। तुम्हारे 3 महीने से घर खर्च के लिए 1 रुपये भी नहीं दिए हैं। इन सबसे मेरा मन दुखी था और सब उसने प्यार से पूछा तो मैंने भी सारा हाल कह दिया। लेकिन आज एक बात साफ हो गई है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा, वरना इस तरह से बात नहीं करती। यह सब जानते ही मैंने अपने दोस्तों से हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उधर महाराजा के फूलमती और मेरे बारे में सब कुछ पता चलने ही वाला था कि इधर घर का सारा भेद एक औरत लेकर चली गई। किसी तरह रात गुजारी और मैंने सुबह दफ्तर पहुंच गया। वहां पूछते ही मुझे महाराजा का बुलावा आया। मेरे दिमाग में यह बात चल रही थी कि पक्का वो बुढ़िया महाराज की ही भेजी हुई ही गुप्तचर होगी। उसने सारी रिपोर्ट यहाँ दे दी होगी। यहाँ सोचते हुए मैं महाराजा के पास पहुँचा। वो पूजा के कमरे में थे और उसने चारों तरफ कागज़ ही कागज़ बिखरे नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही नाराज़ अंदाज में कहा, कुंवर श्याम सिंह, मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके बाद तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि तुम यहाँ के पुराने बसीकदार हो। यह बसीका यानी पेंशन तुम्हारी कई पीढ़ियों द्वारा अपनी जान लगाकर ही की गई सेवाओं का नतीजा है। लेकिन तुमने अपनी हरकत से उनका नाम भी खराब कर दिया है। कहानी से सीख, अपने घर परिवार को भूलकर किसी भी पराई महिला से चक्कर में पड़ने से सब कुछ बर्बाद ही होता है। दूसरी सीख यह है कि झूठ छिपाए नहीं छिपता। लेखक मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी। हमारा कहानी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।